ये कहानी रितु की है। उसकी शादी ऐसी ससुराल में हुई थी जहाँ पर उसके पति और उसके जेठ के अलावा कोई नहीं रहता था। जब यह रिश्ता उसके घर पर आया था तो उसके माता पिता को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आजकल कौन नहीं चाहता कि कम मेंबर की फैमिली में उनकी बेटी की शादी हो जाए। लेकिन अफसोस की बात एक यह थी कि उसकी शादी गांव में हुई थी। वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और शहर में ही शादी करना चाहती थी। उसकी चाहत थी कि उसकी शादी किसी अमीर परिवार के लड़के से हो। सुना था कि यह लड़का भी अच्छी नौकरी करता है, लेकिन वो तो शहर के पढ़े लिखे लड़के से शादी करना चाहती थी, जबकि यह लड़का गांव का पढ़ा लिखा लड़का था। जब उसके माता पिता ने उसे यह बताया कि यह लड़का बहुत अच्छा है और शहर में ही नौकरी करता है, लेकिन वो ऐसे लड़के से भी शादी नहीं करना चाहती थी जो कुछ दिनों बाद ही उसे छोड़कर शहर चला जाए और वो उसके बिना अपनी जिंदगी अकेले ससुराल में रहकर बिताए। उसके माता पिता ने उसे बताया कि वह लड़का शहर में नौकरी जरूर करता है, लेकिन रहता अपने घर पर ही है, परमानेंट रहकर शहर में नौकरी नहीं करता। वह अपनी गाड़ी से सुबह शहर को नौकरी करने के लिए रवाना हो जाता है और रात को अपने ऑफिस से घर आ जाता है। इसका मतलब यह था कि उसे बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर उसकी शादी उस लड़के के साथ हो जाती है तो उसे जब भी अपने मायके आना होगा तो वो उसके साथ आ जा सकती है। उसे अपने माता पिता से ज़्यादा दूर नहीं रहना पड़ेगा। लड़का देखने में बहुत ही स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था, फैमिली मेंबर भी बहुत कम थे। सुना था कि गांव में उसका बहुत बड़ा मकान है और सिर्फ एक बड़ा भाई है जिन्हें आंखों से नजर नहीं आता। वह बेचारे अंधे हैं। लड़का इसीलिए शादी कर रहा है क्योंकि वह चाहता है उसके भाई की सेवा करने के लिए घर में बहू आ जाए। जिस लड़के के साथ उसकी शादी होने वाली थी वह घर का एकलौता कमाने वाला बेटा था। उसके माँ बाप तो काफ़ी सालों पहले ही मर चुके थे। घर में सिर्फ दो भाई ही रहते थे। सुना था कि काफ़ी सालों से उन लोगों ने एक परमानेंट नौकरानी रखी हुई थी। वह नौकरानी पिछले 6 महीने पहले नौकरी छोड़कर जा चुकी है और तभी से ही उन दोनों को घर में काम करने में परेशानी होने लगी थी। भला वह कब तक नौकरानी के सहारे जिंदगी गुजार सकते थे। एक ना एक दिन तो उनके भाई को शादी करनी ही थी। ऐसा नहीं था कि उसके जेठ शुरू से ही अंधे थे। सुना था कि उनकी आंखों की रोशनी लगभग 2 साल पहले ही गई है। उनकी आंखों में मोतियाबिंद का पानी आ गया था और उन्हें अपनी बीमारी के बारे में वक्त पर पता नहीं चल सका। धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई और एक दिन यह हुआ कि उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी थी और उनको दिखाई देना भी बंद हो गया था। यह रिश्ता अच्छा था, उसके पास इनकार की कोई भी वजह नहीं थी, इसीलिए उसकी शादी बड़े ही सिंपल तरीके से उस लड़के के साथ हो गई थी। वो अपने पति के साथ विदा होकर अपनी ससुराल चली गई थी। शादी के पहले दिन गांव की सारी औरतों ने उसका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया था। उसे चारपाई पर बिठाकर सभी लोगों ने गिफ्ट दिए थे। उसे अपने ससुराल के गांव की शादी बहुत अच्छी लगी थी और यहाँ के फंक्शन भी रितु को बहुत पसंद आए थे। यहाँ आने के बाद उसने अपने जेठ जी का आशीर्वाद लिया। इसी तरह से उसके काफी दिन गुजर चुके थे। वो अपने जेठ के सारे काम करती थी, उनके कपड़े भी बदलती थी और बैठकर उनकी सारी बातें सुनती थी। वह बहू बहू कर कर उसके करीब आ जाते थे। उसके जेठ बहुत अच्छे आदमी थे, उनकी आदत भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब वो घर का काम करती थी और उसकी नज़र अपने जेठ पर जाती थी तो ऐसा लग रहा होता था कि जैसे वह उसे घूर रहे हों। लेकिन फिर उसे एहसास होता कि वह उसे कैसे देख सकते हैं, उनकी तो आंखों की रोशनी ही नहीं है। वह उसे देखकर मुस्कुरा भी रहे होते थे। कभी कभी उसे यह बात बड़ी अजीब लगती थी कि वह टकटकी लगा के उसे क्यों देखे जा रहे हैं, पर हर बार वो यह बात भूल जाती थी कि उसके जेठ अंधे आदमी हैं, अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकते। हर रोज उनके घर पर अलग अलग तरीके की औरतें आती और थोड़ी बहुत देर उससे बातचीत करने के बाद चली जाती थीं। उसके जेठ का कहना था कि उसके गांव के लोग बहुत प्यार और मोहब्बत वाले लोग हैं
उनके गांव में जब कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो यहाँ की औरतें उससे इसी तरह से बातें करने लग जाती हैं। जेठ तो वैसे बड़े भाई के समान ही होते हैं, पर उसे तो कई बार ऐसा लगता था जैसे उसके जेठ सबके सामने उसे ताकते रहते हो। कभी कभी तो वो अपने सर पर पल्ला डालकर घूमने लगती थी, क्योंकि हर बार वो यह बात भूल जाती थी कि उसके जेठ अंधे हैं, क्योंकि उनके घर में कभी कोई ऐसा था ही नहीं। इसीलिए उसे ऐसे लोगों की आदत भी नहीं थी। ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था कि वो अपने अंधे जेठ के साथ रह रही थी। उसके पति रूटीन के मुताबिक सुबह के टाइम पर अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाते थे और सारा दिन वो और उसके जेठ घर में अकेले रह जाते थे। उसके पति ने उसे शादी की रात ही समझा दिया था कि उसे उसके भाई का बहुत ख्याल रखना है। काफ़ी सालों से उनके घर पर नौकरानी रह रही थी और वह उसके जेठ का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि सुबह के टाइम पर तो वो जॉब करने के लिए निकल जाता था। जब उसके भाई की आंखों की रोशनी थी तब वह भी खेतों में काम करने चले जाते थे, लेकिन जब से उनकी आंखों की रोशनी गई थी उन्होंने घर पर ही रहना शुरू कर दिया था। कुछ महीनों तक नौकरानी ने काम किया और उसके बाद वह नौकरानी छोड़कर चली गई। तभी से उनके घर पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, पर पड़ोस वाली आंटी आकर उसके भाई के लिए खाना बना जाया करती थी, लेकिन फिर भी वो इस तरह से कब तक किसी की मदद ले सकते थे। उसके पति ने बताया कि उसकी भाभी का 3 साल पहले देहांत हो गया था और उनके भाई के कोई बच्चे भी नहीं हैं और वो उससे 10 साल बड़े हैं। अपने भाई का वो ही सहारा है। शादी की पहली रात उसके पति ने उसकी बहुत तारीफ की थी और अपने पति की तारीफ सुनकर वो बहुत खुश हुई थी। उसने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वो उसके भाई की हमेशा सेवा करेगी, उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। सुबह सुबह जब वो सोकर उठती तो सबसे पहले अपने जेठ जी के लिए नाश्ता बनाती। एक दो दिन तो उसके पति बाजार से भी नाश्ता ले आए थे। उन्होंने कहा था कि अभी तो तुम नई नवेली दुल्हन हो, कुछ दिन तुम आराम करो, उसके बाद तो तुम्हें ही घर का सारा काम संभालना है। लेकिन अब उसने घर का सारा काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस घर में कोई औरत नहीं थी घर का कामकाज करने के लिए। भला उसके पति भी कब तक इस तरह से मार्केट से खाना या फिर नाश्ता लेकर आते। एक ना एक दिन तो उसे यहाँ का किचन संभालना ही था। उसके जेठ जी भी कहते थे कि बहू 1-2 दिन का खाना मार्केट से आ जाएगा, लेकिन उसने कहा नहीं जेठ जी, मैं उस टाइप की नहीं हूँ जो हमेशा आराम करती रहूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ और इस घर की गृहस्थी को अपने कंधों पर चलाना चाहती हूँ। यह घर तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर उसके जेठ और पति बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने घर के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। उसके पति कहने लगे कि तुम खूबसूरत ही नहीं बल्कि खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत समझदार भी हो। उसने नाश्ते के टेबल पर नाश्ता लगा दिया था और उसके जेठ जी भी नाश्ता करने के लिए उसके सामने ही बैठ गए थे। वो उनके सामने बैठ गई, फिर उसने उन्हें अपने हाथों से नाश्ता निकाल कर दिया। उसके पति ने अपने भाई को अपने हाथ से नाश्ता करा दिया था। उसके पति धीमे धीमे उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसके पति जब घर पर आते तो खाना अपने भाई को अपने हाथों से ही खिलाते थे। उन्होंने उससे अपने भाई को नाश्ता कराते हुए कहा था कि अब अगली बार से मेरे पीछे मेरी यह जिम्मेदारी तुम निभाओगी। उसने अपने पति से खुश होते हुए कहा, जी क्यों नहीं, मैं घर की सारी जिम्मेदारी खुद संभाल लूंगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जेठ जी अब भी उसके सामने बैठकर उसे घूर रहे हैं। उसके जेठ जी का नाश्ता कंप्लीट हो गया तो उसके पति उनके पास की रखी हुई चेयर से उठकर उसके बराबर में पड़ी हुई चेयर पर बैठ गए थे और उसके चेहरे को देखकर उसे सहला रहे थे। रितु को डर था कि कहीं उसके जेठ जी उन्हें देख ना लें, लेकिन उसके पति ने उसे इशारे से कहा, वह कैसे देख सकते हैं, उनकी आंखों की रोशनी नहीं है। उसके पति उससे बहुत प्यार करते थे। अपने पति के जाने के बाद जब वो घर का काम करती थी तो अपने गले में दुपट्टा भी नहीं डालती थी। यही सोचती थी कि घर में कोई नहीं है, जेठ जी ही तो हैं
और उन्हें भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो घर में रहते हुए किसी भी हाल में काम करती रहती थी और अपने जेठ जी के सामने भी किसी भी हालत में चली जाती थी। उसके जेठ जी बहुत ही अच्छी आदत के थे। कभी कभी उसे बहुत अफसोस होता है कि इतने अच्छे इंसान की आंखों की रोशनी कैसे जा सकती है, और बेचारों की बीवी भी चली गई और बच्चे भी नहीं हुए, और वह बेचारे अपने इकलौते भाई की शादी और उसकी पत्नी को भी नहीं देख सके। उसके जेठ के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। उसने अपने पति से कहा था कि क्या आपने अपने भाई का इलाज नहीं करवाया? उसके पति कहने लगे, उन दिनों मैं शहर में पढ़ाई कर रहा था, इसीलिए कई कई महीनों तक गांव नहीं आ पाता था, और भैया नहीं चाहते थे कि वह मुझे अपनी परेशानी बताकर परेशान कर दें। उन्होंने मुझे अपनी परेशानी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, और इसी तरह से धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जब मैं बहुत महीनों के बाद घर वापस आया, तब मुझे यह बात पता चली थी। अगर वह मुझे वक्त पर बता देते तो मैं उन्हें अपने साथ शहर ले जाकर उनका इलाज करवा देता और शायद वह ठीक भी हो जाते। लेकिन उन्होंने तो अपना इलाज न करवाने की जिद बांध ली थी, क्योंकि उस वक्त रुपए पैसों की भी थोड़ी दिक्कत थी। उन्होंने तो मुझे वक्त निकलने के बाद बताया था। मैंने बाद में भी भैया से बहुत कहा था कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, आपकी आंखों की रोशनी हो सकता है वापस आ जाए, लेकिन भैया ने हार मान ली थी। वो कहते थे कि बेटा, मेरी उम्र हो गई है, अब तुम्हारी जिंदगी जीने का समय है, तुम अपनी शादी करो, अपनी जिंदगी जियो, मेरा क्या है, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, धीरे धीरे बूढ़ा ही हो रहा हूँ, और एक दिन मेरे साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। मैं देख नहीं सकता, सुन तो सकता हूँ ना, तुम सबको महसूस कर सकता हूँ। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और अपने जीते जी चाहता हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। बस यही कहकर भैया बात खत्म कर देते थे, और वह अभी तक एक बार भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं गए। उसने कहा, आप जबरदस्ती भैया को डॉक्टर के पास ले जाते। उसके पति ने उसे बताया था कि तुम्हें नहीं पता, भैया बहुत जिद्दी हैं, वो उनके साथ ज़्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकते, शायद वह अपनी जिंदगी में इसी तरह से खुश हैं। उसके पति ने कहा था कि वह उसके आने से पहले उनके सारे काम खुद करते थे, लेकिन अब उनके काम करने की सारी जिम्मेदारी रितु की हो गई है। वो अपने जेठ को अपना बड़ा भाई समझ कर उनके सारे काम किया करती थी। उसने अपने पति को यकीन दिलाया था कि आपको मेरे होते हुए घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। उसने अपने जेठ के पुराने फोटोज देखे थे, जिनमें उनकी आंखों की रोशनी थी, और उसकी जेठानी भी जिंदा थी। उसकी जेठानी भी बहुत खूबसूरत औरत थी, और उसके जेठ जी अपनी जवानी में बहुत हैंडसम थे। उसके जेठ 45 साल के लगभग थे, लेकिन फिर भी वह बहुत ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग थे। अभी अगर उनकी आंखों की रोशनी होती और वह अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर निकलते तो लोग उन्हें जवान ही कहते। शायद उनकी परेशानी की वजह से उनके चेहरे से उम्र ज़्यादा लगने लगी है। एक दिन उसके जेठ कहने लगे, देखो बहू, मेरे भाग्य में क्या लिखा है कि मैं अपने घर की बहू को अपनी आंखों से नहीं देख सकता, और ना ही उसे देखकर उसे आशीर्वाद दे सकता हूँ। उसने कहा, जेठ जी कोई बात नहीं, आप ऐसे भी मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। शादी के बाद कुछ दिन तो लगभग इसी तरह से गुजरते चले गए, लेकिन होश तो उसके तब उड़े जब उसके पति को कुछ दिन के लिए शहर में रुकना पड़ गया था। उसने उनसे कहा भी था कि आप मुझे इन दिनों मेरे मायके छोड़ दो, लेकिन उसके पति ने कहा था कि वो इस तरह से उसे उसके मायके नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर उनके भैया मौजूद हैं, उनकी सेवा कौन करेगा। उसके पति जा चुके थे और उससे कहकर गए थे कि उनके पीछे उनके भाई का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, उनको अपने हाथों से खाना भी रितु को ही खिलाना होगा, और उनके कपड़े भी उसे ही चेंज करने होंगे। अपने पति की यह बात सुनकर रितु का तो दिमाग घूम कर रह गया था। उसने अपने पति से कहा भी था कि मुझे कपड़े चेंज करने वाली बात तो ठीक नहीं लग रही, मैं कैसे उनके कपड़े चेंज कर सकती हूँ। उसके पति ने कहा कि तुम्हें तो पता है भैया अपनी आंखों से नहीं देख सकते, मान लो कि अगर तुम्हारे मायके में तुम्हारे भैया के साथ ऐसा हो जाता और उनके आगे पीछे उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ तुम होती, तो तुमको ही तो भैया
को अपने हाथों से कपड़े पहनाने पड़ते। उसने अपने पति से कहा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, भैया के साथ ऐसा कुछ ना हो। उसके पति कहने लगे, इसीलिए ही तो कह रहा हूँ कि तुम मेरे भाई के सारे काम किया करो। वो परेशान हो गई थी और यह सोच रही थी कि मैं यह काम करूं या नहीं। भला उसके जेठ जैसे भी थे तो उसके जेठ ही। कोई छोटा बच्चा होता तो यह काम वो अपने पति के टोके बिना ही कर देती, लेकिन अपने जेठ का यह काम करने के बारे में सोच के ही उसे शर्म आ रही थी। उसके पति के जाने के बाद उसके जेठ जी ने उसे आवाज लगाई। वह बहू बहू कहकर उसे पुकार रहे थे। वो भागकर अपने जेठ जी के कमरे में गई तो उसने देखा कि उसके जेठ पैजामा और बनियान पहने हुए खड़े थे और पहले तो उन्होंने उससे यह पूछा कि बहू, क्या भाई जा चुका है। उसने उन्हें कहा कि अभी आधा घंटा पहले ही निकले हैं। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, लेकिन तुम मुझे जरा शर्ट उठा दो। ना जाने शर्ट कहाँ पर रखी हुई है। सारे बेड पर मैंने हाथ मार कर देख लिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मेरी शर्ट बेड पर है भी या नहीं। उसके जेठ जी की शर्ट बेड के किनारे पर रखी हुई थी। उसने उनकी शर्ट उनके हाथ में दे दी। उन्होंने जैसे तैसे अपनी शर्ट को पहन लिया था, लेकिन बटन वह उल्टी सीधी तरीके से लगा रहे थे। मजबूरन उसे ही आगे बढ़ना पड़ा। उसने कहा, आप छोड़ दीजिए, मैं बटन बंद कर देती हूँ। उसने अपने जेठ जी की शर्ट का बटन लगाया तो उसके जेठ जी मुस्कुरा रहे थे और अचानक उनका हाथ उसकी कमर पर लग गया। वो उनसे कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि उनका हाथ कहाँ लग रहा है। जैसे ही उन्हें लगा कि उनका हाथ उसके टच हो गया, फौरन ही उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। शायद उनका हाथ धोखे से टच हो गया था। उसने उनको शर्ट पहना दी थी। फिर उसके जेठ ने कहा कि बहू, मेरे बाल भी बना दो। उसने ड्रेसिंग से कंघा लेकर अपने जेठ के बाल भी बना दिए थे। उसके जेठ कहने लगे, बहू जरा मुझे अपना हाथ तो दो। उसने कहा कि क्यों भैया, क्या हुआ। तो वह कहने लगे, दो तो जरा। उसने डरते डरते उन्हें अपने हाथ पकड़ा दिए थे। वो यह सोच रही थी कि वह क्यों उसके हाथ पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और कहने लगे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखा है। तुम्हारी जगह अगर कोई और औरत होती तो शायद तुम्हारे जैसी गृहस्थी कभी ना संभाल पाती। उसके जेठ जी ने उसके हाथों को बड़ी मजबूती के साथ अपने हाथों में जकड़ लिया था। वो उनके हाथों से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बहू, अभी यहीं पर ही रहो। इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता था कि बहू कैसी होती है। जब मधु की मौत हुई थी तब मुझे उसकी मौत का बड़ा अफसोस हुआ था, क्योंकि वह मेरी हमसफ़र थी और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और हमारे घर की एकलौती औरत थी। मेरे भाई को और मुझे छोड़कर वो इस दुनिया से चली गई थी। दोनों को बहुत अच्छी तरह से संभालती थी, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी अकेले मेरे कंधे पर आ गई और फिर मेरी आंखें चली गईं। तब मेरे भाई ने कुछ साल घर की देख रेख की, लेकिन वो नौकरी करता था। तो फिर उसकी शादी का फैसला किया जिससे घर में एक औरत आ जाए। भाई की शादी के बाद तुम्हारे भी कुछ दिन अच्छी तरह नहीं गुजरे, क्योंकि मेरा सारा भार तुम पर पड़ गया। वो बड़े अफसोस के साथ यह सब कुछ कह रहे थे। उसने कहा, आप किसी पर भी बोझ नहीं हो और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं हो। उसकी ये बात सुनकर वह मुस्कुराने लगे थे। कहने लगे, तुम बहुत अच्छी हो और मेरा कितना ख्याल रखती हो। लेकिन अभी भी उन्होंने उसका हाथ बड़ी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। उसने उनसे कहा, भैया मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे किचन में जाकर खाना बनाना है। उसके जेठ ने उसका हाथ छोड़ दिया और वो फौरन ही किचन में चली गई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसके जेठ की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थी। उसके पति लगभग 1 या 2 महीने के लिए गए हुए थे और इधर उसके जेठ जी उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्री होने लगे थे। अब तो वह उसे आवाज़ लगाकर कहते कि मुझे शर्ट पहना दो, शर्ट के बटन मुझसे ठीक से बंद नहीं होते। कभी कहते कि मेरे सर में मालिश कर दो
और मेरी टांगें दबा दो। और वह कभी कभी उससे छोटे मोटे काम करवाते जो वह खुद भी कर सकते थे। शादी से पहले उसे लगा था कि उसके ससुराल में सिर्फ उसके पति और उसके जेठ हैं, तो उसे घर में कोई काम ही नहीं करना होगा। लेकिन वो तो अपने जेठ जी की वजह से परेशान हो गई थी। सारा दिन बस उसे काम ही काम में हो जाता था। उसे आराम करने का मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि उसके जेठ जी के बहुत सारे काम होते थे। वह बहाने बहाने से उसे आवाज़ लगाकर अपने काम निकलवाते रहते थे। वो मौका देखकर आराम करने के लिए अपने कमरे में ही गई थी, तभी अचानक उसके जेठ जी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वो बहू बहू चिल्ला रहे थे। वो बाहर की तरफ दौड़ती हुई उनके कमरे में गई तो उसने देखा वह अपने हाथ में मोबाइल पकड़कर जोर जोर से हंस रहे थे। अब वो उनके कमरे में गई और उसने कहा कि बताइए क्या काम है। तो वह खूब जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि आओ बहू, मेरे पास आकर बैठो, देखो मोबाइल पर कितने अच्छे जोक्स आ रहे हैं। वो अपने जेठ को कभी कभी मोबाइल पर जोक्स लगाकर दे दिया करती थी और वह जोक सुनकर जोर जोर से हंसते रहते थे। उसने उनसे कहा, आप सुन रहे हो, आप ही सुनते रहो, मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। उसके जेठ जी ने कहा, बहू आराम तो होता ही रहेगा, यहाँ मेरे ही बेड पर लेट जाओ, आराम भी करती रहना और जोक्स भी सुनती रहना। अपने जेठ जी की बात सुनकर वो हैरान रह गई थी कि वह उसे अपने बिस्तर पर लेटने की बात कह रहे थे। वो उनके बिस्तर पर जाकर बैठ गई और उसने कहा कि मैं सारा दिन घर के काम करती रहती हूँ और अब भी 10 से 5 मिनट आराम करने के बाद मुझे किचन में जाकर खाना बनाना है। सारे काम छोड़कर क्या मैं आपके साथ यहाँ बैठकर जोक सुनूं? उसने यह बात बड़े कड़क शब्दों में कही थी ताकि उसके जेठ को एहसास हो जाए कि उस पर कितनी जिम्मेदारी है। उसकी बात सुनकर उसके जेठ हंसने लगे और कहने लगे, मेरे पास बैठो और मेरे साथ जोक सुनो तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और तुम एक्टिव भी रहा करोगी। काम का क्या है, काम छोड़ दो, काम तो सारी जिंदगी लगे रहेंगे, काम तो कभी भी खत्म होते ही नहीं। वो अपने जेठ जी के बिस्तर पर जाकर बैठ गई। उसने जेठ जी से कहा कि रात को आप खाने में क्या खाओगे? तो वो बोले, तुम मेरे करीब बैठ जाना, मेरे लिए यही बहुत है। वो उठकर खड़ी हो गई। उसने कहा, खबरदार जो अब आपने मुझे आवाज़ लगाकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। उसके जेठ जी अभी भी हंस रहे थे। वो फौरन अपने कमरे में चली गई और जाकर लेट गई। वो काम करते करते बहुत थक जाती थी, इसीलिए उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा होने लगा था। अपने मायके में वो इतना ज़्यादा भी काम नहीं करती थी, लेकिन यहाँ तो हद से ज़्यादा काम बढ़ गया था। उसके जेठ जी घर का खाना ही खाते थे, कभी मार्केट का खाना नहीं खाते थे। उसके पति का कहना था कि उनके भाई को हमेशा घर का बना ताज़ा खाना ही खिलाना, बाहर का खाना मत खिलाना वरना उनका पेट खराब हो जाएगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो किचन में चली गई। किचन में जाने के बाद उसने खाना बनाया और जब किचन से बाहर निकली तो देखा कि घर गंदा पड़ा हुआ है। फिर उसने सफाई की और फिर सोचा कि शाम का टाइम है, एक बार फिर से जेठ जी के कमरे की सफाई कर देती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए उसने दुपट्टा नहीं डाला और वो वैसे भी ज़्यादातर घर में दुपट्टा नहीं पहनती थी। उसके जेठ जी अपने कमरे में ही चेयर पर बैठे हुए थे। वो उनके कमरे में झाड़ू लगा रही थी। वह बहुत खामोश बैठे हुए थे और वो अपने काम में बिजी थी। अगले ही पल जैसे ही वो पलटी, यह देखकर वो हैरान रह गई थी कि उसके जेठ उसके पीछे ही खड़े थे। उन्हें देखकर वो घबरा गई थी। उसने कहा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? उन्होंने कहा, नहीं बहू, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मैं यह महसूस कर रहा था कि कमरे के अंदर तुम ही हो या कोई और है। उसने कहा, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? इस घर में मेरे और आपके अलावा कोई भी नहीं रहता। वो बैठ गए थे और उनकी आंखों को देखकर उसे बहुत डर लग रहा था। उनकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी नज़र उस पर ही है। उसे शर्म भी आ रही
रही थी क्योंकि उसने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था। वो अपने जेठ को अपने हाथों से ही खाना खिलाती थी। रात के टाइम पर वो उनको खाना खिलाने के लिए उनके कमरे में चली गई और उन्हें अपने हाथों से खाना खिला रही थी। उसने महसूस किया कि उसके जेठ उसके हाथ से खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा खुश होते थे और किसी न किसी बात पर वह उसका हाथ भी मजबूती से पकड़ लेते थे। अब धीरे धीरे उसे अपने जेठ की हरकतें बहुत अजीब लगने लगी थी। उसे अपने जेठ से अब उलझन सी होने लगी थी क्योंकि वह किसी न किसी बहाने से उसके शरीर पर कहीं भी हाथ मार देते थे और उसे टच करने की कोशिश में लगे रहते थे। वो समझना चाह रही थी कि वह क्या करना चाहते हैं। वो अपने जेठ की तरफ से अब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। अपने पति को अगर उनकी हरकतों के बारे में बताती भी तो किस तरह से बताती, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वह देख नहीं सकते, इसीलिए उसके पति उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। उसने थोड़ा बहुत बताया भी था तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी गलतफहमी है, मेरे भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम बस उनकी सेवा करो। वो यही सब सोच रही थी और रात के 10 बजे तक अपने कमरे में सो गई थी। कमरे का दरवाज़ा खुला ही रहता था क्योंकि उसके पति ने कहा था दरवाज़ा अंदर से बंद मत करना, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हुई तो भैया कैसे संभाल पाएंगे। वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी पर अचानक घबराकर उसकी आंख खुल गई क्योंकि उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पैरों पर गुदगुदी कर रहा है। जैसे ही उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो यह देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। यह कोई और नहीं बल्कि उसके जेठ ही हैं। उसने जल्दी से अपने गले में दुपट्टा डाल लिया और अपने जेठ से कहा कि बताइए आपको कोई काम है क्या। उसके जेठ ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे मैं कोई अंधा नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। यह सुनकर तो वो और भी ज़्यादा हैरान हो गई थी कि आखिर वह क्या कह रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे की सातिर वाली मुस्कुराहट देखकर उसे डर लगने लगा था और वो बहुत परेशान भी हो गई थी। उसने कहा आप यह सब कुछ क्या कह रहे हो। उसके जेठ कहने लगे हाँ मैं सब कुछ सच सच कह रहा हूँ। उसके जेठ ने जल्दी से उसे मजबूती से दबोच लिया। वो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन वह उसकी कोई बात नहीं सुन रहे थे। वो चिल्लाने की भी कोशिश कर रही थी लेकिन उन्होंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और फिर उसके बाद उसे बिस्तर पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गए। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसके जेठ हट्टे कट्टे थे, उसके लिए खुद को छुड़ा पाना मुमकिन नहीं था। फिर वह हुआ जो उसके साथ नहीं होना चाहिए था। उसे अपने जेठ से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने झूठ बोला था कि वह अंधे हैं, इस बात का फायदा उन्होंने उठाया था। उन्होंने उसकी इज्जत तार तार कर दी थी। उसने उनसे कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं आपकी सारी सच्चाई अपने पति के सामने खोल कर ही रहूंगी। उसके जेठ कहने लगे किस तरह खोलोगी, मेरा भाई कभी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है मैं अंधा हूँ। वह तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा बल्कि तुम्हें ही इस घर से धक्के मार कर निकाल देगा। अगर तुमने उसके भाई पर कभी भी इस तरह का आरोप लगाने की कोशिश की। वो अपने जेठ की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसका पति कभी भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन उसके जेठ ने जो उसके साथ किया था वह उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ था। उसके जेठ बोले अब तो जब भी मेरा भाई घर पर नहीं होगा तो तुम्हें चुपचाप मुझे खुश करना होगा, नहीं तो मैं अपने भाई से कहूँगा कि तुम मेरे साथ बुरा बर्ताव करती हो, मेरा ध्यान नहीं रखती हो और तुम्हें घर से निकलवा दूंगा। वो बिल्कुल लाचार हो गई थी और ज़मीन पर बैठकर जोर जोर से रो रही थी। उसके जेठ कहने लगे मेरी नज़र तुम पर पहले दिन से ही थी क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। उसने उनसे कहा आपने अंधे होने का नाटक क्यों किया। उन्होंने बताया कि मैं बहुत मेहनत मजदूरी करके अपने भाई को पढ़ा रहा था लेकिन जब से वह शहर गया था उसने मुझ पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। फिर मैंने प्लान बनाया कि अपने भाई का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए मुझे अंधा बनना पड़ेगा, इसीलिए मैंने अपने भाई से झूठ बोल दिया। इस झूठ का असर यह हुआ कि मेरे भाई का पूरा ध्यान मुझ पर ही रहने लगा। फिर उसने शादी की और वह तुम्हें घर पर लेकर आ गया। तुम्हें तो देखते ही मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई थी और
मेरा भाई यही समझता रहा कि मैं अंधा हूँ और तुमने भी इस बात पर यकीन कर लिया कि तुम्हारा जेठ अंधा है। मुझे तो यह बात पता है कि मेरा भाई हर तीसरे चौथे महीने में 1 या 2 महीने के लिए शहर में ही रुक जाता है। मैं इस बात का मौका ढूंढ रहा था कि कब वह जाएगा और कब मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा। वो बड़ी लाचार और बेबस होकर यह सब कुछ सुनकर बहुत रो रही थी, लेकिन शायद उसकी किस्मत थोड़ी अच्छी थी। जब उसके जेठ ने उसे अपनी कहानी बतानी शुरू की थी, तभी उसके पति दरवाजे पर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। किस्मत ने देर से ही सही पर उसका साथ दिया था। उसे अपने पति को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने खुद ही अपने कानों से अपने भैया की सारी बातें सुन ली थी। दरअसल 30 नवंबर को उसका बर्थडे होता है। उसके पति को यह बात पता थी कि उसका बर्थडे आने वाला है, इसीलिए उसके पति उसे सरप्राइज देना चाहते थे। 29 तारीख की रात को ही शहर से घर आने के लिए निकल गए थे, क्योंकि वह उसे सरप्राइज देना चाहते थे। और जब वह घर पर आए, वो अपने पास दरवाजे की दूसरी चाबी रखते थे, क्योंकि वो अक्सर शहर से रात में ही आते थे। उन्होंने अपने भैया की सारी बातें सुन ली थी। यह सब देखकर उसके पति ने उन्हें बहुत मारा था और उनसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। जेठ जी को जेल हो गई। उसके पति रितु को अपने साथ शहर ले गए थे। उसके पति ने उससे अपने भैया की तरफ से बहुत माफ़ी मांगी थी। उन्होंने कहा कि रितु, तुम मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे तुम्हारी बातों पर ध्यान देना चाहिए था, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी थी, पर मैं तो अपने भैया के मुंह में अंधा हो गया था। मेरे भैया मेरी जिम्मेदारी थे और मैंने उन्हें तुम पर थोप दिया और तुम पर यकीन भी नहीं किया। मुझे माफ़ कर दो। उसने अपने पति को माफ़ कर दिया। अब वो अपने पति के साथ शहर में ही रहती है। अब उसके पति उसकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हैं और उसकी बातों को अनदेखा भी नहीं करते। दोस्तों, कई महिलाएं अपने घर के अंदर सुरक्षित नहीं हैं। उन्हें अगर किसी पे संदेह है तो उनकी बातों को अनदेखा ना करें। शादी के बाद पत्नी पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी ना थोपें। वो आपका परिवार है, आपकी जिम्मेदारी है। पत्नी को नौकरानी ना समझे, उस पर इतना काम ना थोपें कि उसके पास अपने लिए वक्त ही ना बचे। यह जिंदगी सबको एक बार मिली है, उन्हें खुलकर जीने दें। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।